आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं साइमा खान। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी 2 रोज़ा ब्रितानिया के दौरे पर। लंदन में शानदार इस्तकबाल। वज़ीर आज़म ने कहा कि इस दौरे से बढ़ेगी 2 तरफ़ा इक़्तिसादी शराकतदारी। ब्रितानवी वज़ीर आज़म से आज करेंगी मुलाकात। आज़ाद तिजारती मुआहदे पर दस्तखत मुमकिन। अपोजिशन के हंगामे से पार्लियामेंट का काम मुतासिर। बिहार में वोटर लिस्ट के मामले पर आज हंगामा होने का इम्कान। 4 अहम बिल दोनों ऐवानों में बहस के लिए फहरिस्त बंद। मरकजी वजीर अमित शाह आज नई नेशनल कोऑपरेटिव पॉलिसी का करेंगे ऐलान। नई पॉलिसी विकसित भारत के हदफ को देगी मजबूती। बड़े पैमाने पर पैदा होंगे रोजगार के मौके। सुप्रीम कोर्ट में 2006 के मुंबई ट्रेन धमाका मामले की समाअत आज। महाराष्ट्र हुकूमत ने सभी 12 मुल्जिमान को रिहा करने के फैसले को किया है चैलेंज। और शतरंज में दिव्या देशमुख ने रकम की तारीख। फेडे विमेंस वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बनी। दूसरी तरफ कोनेरू हम्पी आज सेमीफाइनल में खेलेंगी टाई ब्रेकर। और अब खबरें तफसील से। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ब्रितानिया के 2 रोज़ा दौरे पर लंदन पहुंच गए हैं। ब्रितानवी वज़ीर आज़म कीर स्टारमर की दावत पर पीएम मोदी का ये लंदन का दौरा है। रात गए लंदन पहुंचने पर वज़ीर आज़म का शानदार इस्तकबाल किया गया। यहां पहुंचने के बाद पीएम ने सोशल मीडिया पर लिखा कि उनका दौरा दोनों ममालिक के दरमियान इक़्तिसादी शराकतदारी को मज़ीद मजबूत करेगा और इस दौरे का बुनियादी मकसद अपने लोगों की खुशहाली, तरक्की और रोजगार की फराहमी को फ़रोग़ देना होगा। पीएम ने कहा कि आलमी तरक्की के लिए भारत और ब्रितानिया के दरमियान मजबूत दोस्ती ज़रूरी है। आज पीएम मोदी अपने हममनसब कीर स्टारमर के साथ बातचीत करेंगे और किंग चार्ल्स स्वयं से मुलाकात करेंगे। वज़ीर आज़म का ये दौरा पहले से वसी तर 2 तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने की जानिब एक अहम कदम साबित होगा। वज़ीर आज़म की ब्रितानिया के वज़ीर आज़म कीर स्टारमर के साथ 2 फ़रीक़ी बातचीत मुतवक्क़ा है, जिसमें टेक्नोलॉजी, दिफा, सिक्योरिटी, माहौलियात, सेहत, तालीम और आवाम से आवाम के राब्ते जैसे शोबों पर बातचीत होगी। और इस दौरान आज़ाद तिजारती मुआहदे पर दस्तखत हो सकते हैं और इससे दोनों ममालिक के मईशतों पर मुस्बत असरात मुरत्तब होंगे। वज़ीर आज़म के इस्तकबाल के लिए बड़ी तादाद में NRIs होटल के अहाते में मौजूद थे। उन्होंने वज़ीर आज़म का पुरतपाक इस्तकबाल किया। इस दौरान वज़ीर आज़म के इस्तकबाल के लिए ढोल बजाए गए। लोग तिरंगे के साथ पीएम का इस्तकबाल कर रहे थे। वज़ीर आज़म ने उनका मुसाफा किया और उनका खैर मक़दम कबूल किया। भारत निज़ात ये लोग मुसलसल मोदी मोदी के नारे लगा रहे थे। कोऑपरेटिव के वजीर अमित शाह आज नई कोऑपरेटिव पॉलिसी का ऐलान करेंगे। इस मौके पर नेशनल कोऑपरेटिव पॉलिसी की ड्राफ्टिंग कमेटी के अरकान, तमाम नेशनल कोऑपरेटिव यूनियनों के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर्स, वजारत के आला हुक्काम मौजूद होंगे। ये नई पॉलिसी विकसित भारत के विजन में ताउन देगी और साथ ही साथ बड़े पैमाने पर रोजगार के मौके भी पैदा करेगी। ये प्रोग्राम नई दिल्ली के अटल अक्षय ऊर्जा भवन में मुनक़िद किया जाएगा। साबिक मरकजी वजीर सुरेश प्रभु की सरबराही में 48 रुकनी कौमी सतह की कमेटी ने नई कौमी कोऑपरेटिव पॉलिसी तैयार की है। नई कोऑपरेटिव पॉलिसी 2025 से 2045 तक की अगली 2 दहाइयों के लिए भारत की कोऑपरेटिव तहरीक में एक संगे मील साबित होगी, जिसमें कोऑपरेटिव इदारों की माशी सरगर्मियों के बेहतर इंतजाम का खाका पेश किया गया है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में नई कोऑपरेटिव पॉलिसी 2025 का मकसद कोऑपरेटिव सेक्टर को बाजियाब करना और जदीद बनाना है।
नई पॉलिसी बनाने का मकसद कोऑपरेटिव इदारों को मौजूदा माशी मंजरनामे में मजीद फाल और करामत बनाना है और विकसित भारत 2047 के हदफ को हासिल करने में कोऑपरेटिव सेक्टर के किरदार को मजबूत बनाना है। सुप्रीम कोर्ट आज महाराष्ट्र हुकूमत की दरख्वास्त पर समाअत करेगी, जिसमें 2006 के मुंबई ट्रेन धमाकों के 12 कसूरवारों को बरी करने के मुंबई हाई कोर्ट के फैसले को चैलेंज किया गया है। बरी होने वाले 12 लोगों में से 5 को मकोका अदालत ने सजाए मौत सुनाई थी, जबकि 7 को उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। तमाम कसूरवारों को बरी करते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा था कि इस्तगासा इस मामले में इल्जामात साबित करने में नाकाम रहा है। 2006 के मुंबई ट्रेन धमाकों में 187 अफराद मारे गए थे, जबकि 800 से ज्यादा अफराद जख्मी हुए थे। पार्लियामेंट के मॉनसून इजलास का आज चौथा दिन है और आज दोनों ऐवानों में दो बिल फहरिस्तबंद हैं। लोकसभा की बात की जाए तो यहाँ गोवा रियासती कानून साज असेंबली के हलकों में दर्जे फहरिस्त कबाइल की नुमाइंदगी को एडजस्ट करने का बिल 2024 और तिजारती जहाजरानी बिल 2024 बहस के लिए पेश किया जाएगा। गोवा कानून साज असेंबली से मुताल्लिक बिल गुज़िश्ता साल 5 अगस्त को लोकसभा में पेश किया गया था। ये बिल गोवा कानून साज असेंबली में दर्जे फहरिस्त कबाइल के लिए नशिस्तों के रिजर्वेशन का इंतजाम करता है और इस बिल को वजीर कानून अर्जुन राम मेघवाल मंजूरी के लिए पेश करेंगे और इसके साथ ही तिजारती जहाज रानी बिल 2024 को लोकसभा में पास कराने के लिए पेश किया जाएगा। ये बिल बंदरगाहों, जहाज रानी और आबी गुजरगाहों के वजीर सरबनंद सोनोवाल पेश करेंगे। वहीं आज राज्यसभा में बहस और मंजूरी के लिए 2 बिल भी पेश किए जाएंगे। दी कैरेज ऑफ गुड्स बाय सी बिल 2025 और कोस्टल शिपिंग बिल 2025 ऐवान बाला में पेश किया जाएगा। दोनों बिलों को बंदरगाहों, जहाजरानी और आबी गुजरगाहों के वजीर सरबनंद सोनोवाल पेश करेंगे। ये दोनों ही बिल समुद्री कार्गो ट्रांसपोर्ट और साहिलों को ज्यादा आसान बनाने का काम करेंगे। नामजद रुकन पार्लियामेंट उज्ज्वल देवराव निकम आज राज्यसभा में हलफ लेंगे और इसके साथ ही दोनों ऐवानों में वक्फा सवालात के दौरान मुख्तलिफ वजारतों से अहम सवालात भी पूछे जाएंगे। मॉनसून इजलास से शुरू हुए 3 दिन गुजर चुके हैं, लेकिन दोनों ही ऐवानों में अहम बिलों पर बहस नहीं हो रही है। ऑपोजिशन पार्लियामेंट हाउस के अंदर और बाहर किसी न किसी मामले पर मुसलसल हंगामा बर्पा कर रही है। हंगामा राई की वजह से काम में रुकावट पैदा हो रही है, जबकि हुकूमत पहले दिन से कह रही है कि वो हर बड़े मसले पर ज़ाब्ते के तहत बात करने को तैयार है। ऑपरेशन सिंदूर पर बातचीत के लिए पीर से वक्त और घंटे भी तय किए गए हैं, लेकिन ऑपोजिशन मुसलसल शोर मचा रही है। बिहार की वोटर लिस्ट पर नजरे सानी के मामले पर ऑपोजिशन ऐवान के अंदर और बाहर हंगामा बर्पा कर रही है और कहा जा रहा है कि इंडी ब्लॉक आज भी एहतजाज करेगा। दरियासना आज सुबह आम आदमी पार्टी के रुकन पार्लियामेंट संजय सिंह ने राज्यसभा में ज़ाब्ता 267 के तहत कार्रवाई मुलतवी करने का नोटिस दिया है और बिहार में वोटर लिस्टों की खुसूसी गहरी नजरसानी के आईनी और इंतखाबी असरात पर बहस का मुतालबा किया है। इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मरकजी वजीर ममलिकत जितिन प्रसाद ने बुध को लोकसभा में मालूमात देते हुए कहा कि हुकूमत हिंद ने शहरियों पर मबनी खदमात फराहम करने के मकसद से कॉमन सर्विस सेंटर CVC कायम करने का एक प्रोजेक्ट शुरू किया है। गांव की सतह के कारोबारी अफराद VLEs को CSCs कायम करने का इख्तियार दिया गया है। उन्होंने कहा कि आज तक दर्जे फहरिस्त ज़ात शेड्यूल ट्राइब अक्सरियती इलाकों में कुल 2.92 लाख CSCs कायम किए गए हैं और इसके अलावा इन ST/SC अक्सरियत वाले इलाकों में तकरीबन 10% CSCs का इंतज़ाम ख़वातीन के ज़ेर इंतज़ाम है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान के तहत दर्जे फहरिस्त ज़ात के 1.17 करोड़ से ज़्यादा अफराद, दर्जे फहरिस्त कबाइल के 56 लाख से ज़्यादा अफराद और दीगर पसमानदा तबकात के 2.55 करोड़ से ज़्यादा अफराद को तरबियत दी गई, जबकि स्किल इंडिया प्रोग्राम के तहत OBC कम्युनिटी के 2.29 लाख से ज़्यादा उम्मीदवारों, दर्जे फहरिस्त ज़ात के 89,000 से ज़्यादा उम्मीदवारों और दर्जे फहरिस्त कबाइल के 38,000 से ज़्यादा उम्मीदवारों को तरबियत दी गई है।
और इसके अलावा साइंस और टेक्नोलॉजी के मरकजी वजीर ममलिकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भारत के खलाई टेक्नोलॉजी ताउन के हवाले से लोकसभा में एक तहरीरी जवाब में बताया कि 61 ममालिक और 50 कसीर जहती इदारों के साथ 5 कसीर जहती इदारों के साथ खलाई ताउन के दस्तावेजात पर दस्तखत किए गए हैं। ताउन के अहम शोबे सैटेलाइट रिमोट सेंसिंग, सैटेलाइट नेविगेशन, सैटेलाइट कम्युनिकेशन, खलाई साइंस और सैयारों की तलाश और सलाहियत की तामीर है। उन्होंने कहा है कि भारतीय खलाई तहकीकी इदारा इसरो पहले से ही अमेरिकी खलाई एजेंसी नासा के साथ मुश्तरका सैटेलाइट मिशन पर काम कर रहा है, जिसे निसार यानी कि नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार कहा जाता है, जो अपने आखिरी मराहिल में है। इसरो CNES फ्रांसीसी कौमी खलाई एजेंसी के साथ मिलकर कुदरती वसाइल की तशखीस के लिए तृष्णा हाई रेजोल्यूशन थर्मल इंफ्रारेड इमेजिंग सैटेलाइट के नाम से एक मुश्तरका सैटेलाइट मिशन पर काम कर रहा है, जो अपने इब्तदाई मराहिल में है। इसरो और जाजा जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी ने मुश्तरका कमरी कुतबी रिसर्च मिशन को हासिल करने के लिए एक फिजिबिलिटी स्टडी की है। इसरो ने अपने खलाबाज को बैनुल-अक़वामी खलाई स्टेशन भेजने के लिए नासा और एक्सियोम स्पेस के साथ भी ताउन किया है। साइंस और टेक्नोलॉजी के मरकजी वजीर ममलिकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने लोकसभा में एक तहरीरी जवाब में गगनयान प्रोग्राम की मौजूदा सूरत हाल और हासिल की गई अहम कामयाबियों के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि गगनयान प्रोग्राम के तहत इंसानी खलाई सरगर्मियों के लिए बुनियादी सलाहियतों को साबित करने के बाद अगला मंतकी कदम ज़मीन के निचले मदार में इंसानी रिहाइशगाह या खलाई स्टेशन की तरक्की के लिए सरगर्मियाँ शुरू करना है, ताकि तवील इंसानी खलाई मिशनों को शुरू किया जा सके। इस सिलसिले में इंसानी खलाई प्रोग्राम के तवील अल मुद्दती विज़न में 2035 तक भारतीय खलाई स्टेशन और 2040 तक चांद पर भारत की लैंडिंग शामिल है। उन्होंने कहा कि 2035 तक भारतीय खलाई स्टेशन BAS के 5 मॉड्यूल कायम करने का मंसूबा है, जिसके लिए BAS के पहले मॉड्यूल की तरक्की के लिए मंजूरी मिल गई है। नीज़ भारतीय हुकूमत के जरिए 2040 तक चांद पर भारत को उतारने के तस्वुर के मुताबिक मिशन के पहलुओं लॉन्च व्हीकल की तरबियत और मदार के मॉड्यूल सिस्टम पर काम शुरू कर दिया गया है। मरकजी हुकूमत ने मुल्क में किसी भी बड़ी आफात की सूरत हाल से निपटने के लिए एक अहम कदम उठाया है। मरकज ने आईनी दर्जा देते हुए नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी तश्कील दी है, जो मुल्क भर में आफात या बहरानी सूरत हाल से निपटने के लिए सरफहरिस्त यूनिट होगी। वज़ारत दाखिला की जानिब से बुध को जारी करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के तहत तश्कील दी गई है। काबीना सेक्रेटरी इस कमेटी के चेयरमैन होंगे और जबकि मरकजी दाखिला सेक्रेटरी, सेक्रेटरी दिफा, सेक्रेटरी कोऑर्डिनेशन, काबीना सेक्रेटरीट और महकमे के सरबराह और नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के अरकान कमेटी के रुकन होंगे। ये कमेटी तमाम वजारतों, रियासतों, एजेंसियों और तंजीमों के दरमियान हम आहंगी और फाल तौर पर निगरानी करेगी। मुमकिना या उभरते हुए बहरान की सूरत में ये कमेटी की जिम्मेदारी होगी कि वो हुकूमत की जानिब से आला सतह पर फैसला करे, हिकमत अमली तय करे और इस पर अमल दरामद को यकीनी बनाए। राजस्थान की राजधानी जयपुर को दुनिया के बेहतरीन आलमी सयाहती शहरों की फहरिस्त में टॉप 5 में रखा गया है। जी हाँ, बैनुल-अक़वामी ट्रैवल मैगजीन ट्रैवल प्लस लेज़र के जरिए किए गए सर्वे में जयपुर ने मुल्क में सबसे आला मकाम हासिल किया है। जयपुर, जो भारत के खूबसूरत सयाहती मकामात की फहरिस्त में सर फहरिस्त है, उसने दुनिया में 5वीं पोजीशन हासिल की है। यानी कि दुनिया के पुरकशिश सयाहती मकामात की फहरिस्त में जयपुर से ऊपर सिर्फ 4 शहर हैं। सयाहत की दुनिया पर छाया गुलाबी शहर। दुनिया के सरे फहरिस्त 5 सयाहती शहरों में शामिल हुआ जयपुर। सयाहत के मैदान में गुलाबी शहर जयपुर को मिली नई आलमी शिनाख्त। दुनिया भर में सयाहों की पसंद बना जयपुर हासिल हुआ आलमी मयार का दर्जा। राजस्थान की भरपूर रिवायत और सकाफत दुनिया को कर रही है अपनी तरफ राग़िब।
राजस्थान के दारुल हुकूमत जयपुर ने एक बार फिर आलमी नक्शे पर अपनी खास शिनाख्त दर्ज कराई है। बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता ट्रैवल मैगजीन की जानिब से जारी किए गए वर्ल्ड के बेहतरीन अवार्ड 2025 में जयपुर को दुनिया के सर-ए-फ़हरिस्त 5 सयाहती शहरों में शामिल किया गया है। खूबसूरत और पुरकशिश सयाहती मकामात के साथ दुनिया के 10 शहरों की फहरिस्त में भारत का सिर्फ एक शहर शामिल है और वो है जयपुर। इंटरनेशनल ट्रैवल मैगजीन ट्रैवल प्लस लेजर के सर्वे में सयाहती मकामात की खूबसूरती के कई पैरामीटर्स तय किए गए थे। इन पैरामीटर्स में जयपुर ने सयाहती मकामात के लिए आला स्कोर हासिल किया। सर्वे में जयपुर को इसके महल, उनके नक्शोनिगार, होटलों, तारीखी इमारतों, रिवायती दस्तकारी, सकाफती विरसे और त्योहारों के मौके पर मुनक़िद होने वाली शानदार तक़रीबात की वजह से आला स्कोर मिला है। सर्वे में सबसे पुरकशिश सयाहती मकामात की फहरिस्त में जयपुर को टॉप 5 रैंक में शामिल किए जाने पर डिप्टी सीएम दिया कुमार ने इस कामयाबी का क्रेडिट वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और वज़ीर आला भजन लाल शर्मा को दिया है। जयपुर को ट्रैवल एंड लेजर पोर्टल जो प्लेटफॉर्म है, उन्होंने जयपुर को ग्लोबल डेस्टिनेशंस में 5th नंबर पे लेके आए हैं। बहुत बड़ी बात है। पूरे वर्ल्ड में कोई भी और भारत का कोई और शहर नहीं आया, लेकिन जयपुर आया है। इससे पहले उदयपुर भी आया था एक बार। तो बहुत हम सबके लिए गर्व की बात है और मुझे लगता है कि सबको मिलकर अपनी ओर से भी प्रयास करना चाहिए। राजस्थान हुकूमत ने सयाहत के बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने, सकाफती विरसे के तहफ़्फ़ुज़ और जदीद सहूलियात की तरक्की के लिए कई स्कीमें शुरू की हैं। इन्हीं कोशिशों का नतीजा है कि आज राजस्थान को बैनुल-अक़वामी प्लेटफॉर्म पर एक नई शिनाख्त मिल रही है। जयपुर बहुत अच्छा है, मतलब बार बार मन करता है आने का, देखने का। यहाँ का कल्चर, यहाँ का पहनावा सब बहुत अच्छा है। कि जैसे आमेर फोर्ट, नाहरगढ़, जयगढ़ का किला, वहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे हिस्टोरिकल मूवमेंट्स हैं। बहुत प्यारा शहर है। यहाँ क्या मतलब ड्रेसिंग, कलर, क्लोथिंग, फूड्स वगैरह बहुत प्यारे हैं। जो एक बहुत अच्छी और अनोखी चीज़ लगती है कि उन्होंने अपनी ऐतिहासिक धरोहर को बहुत अच्छे से बचा रखा है। तो सारी पुरानी हेरिटेज जितनी प्रॉपर्टीज़ थी, जो राजा महाराजा हैं जिनमें रहे, अब वो या तो हेरिटेज होटल्स में कन्वर्ट हो गए हैं या किसी टाइप के म्यूजियम्स में कन्वर्ट हो गए। तो आज भी आपको उस इतिहास का एक टेस्ट मिल सकता है अगर आप आओ। दुनिया के पुरकशिश सयाहती मकामात के सर्वे की ये फहरिस्त वर्ल्ड बेस्ट अवार्ड्स में शाया की गई है और इसके सर-ए-फ़हरिस्त 5 शहरों में शामिल हुए जयपुर की सयाहत को अब मजीद फरोग हासिल होना यकीनी है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़ उर्दू खबरें। और इनकम टैक्स डे के मौके पर CBDT के चेयरमैन रवि अग्रवाल ने डीडी न्यूज़ के साथ खुसूसी बातचीत में कौम की तामीर में टैक्स दहंदगान के अहम शिराकत की तारीफ की है। टैक्स रिटर्न फाइल करने के ताज़ा तरीन अदद-ओ-शुमार की बुनियाद पर उन्होंने उम्मीद जाहिर की है कि रवा साल के बजट में टैक्स वसूली का हदफ हासिल कर लिया जाएगा। उन्होंने टैक्स दहंदगान को मशवरा दिया है कि वो अपने गोशवारों में दुरुस्त मालूमात बर वक्त जमा करके मुल्क की तरक्की में अपना हिस्सा डालें। हमारे साथ हैं CBDT चेयरमैन श्री रवि अग्रवाल जी और आयकर दिवस के मौके पर ख़ास तौर पर दूरदर्शन न्यूज़ से बात करने के लिए सर धन्यवाद। तो सर अभी अगर हम देखें जो ट्रेंड चल रहे हैं टैक्स फाइलिंग को लेकर के, तो करंट ईयर का जो आपका टारगेट है उसको लेकर के क्या असेसमेंट अभी तक आप लोग कर पाए सर? करंट ईयर टारगेट है और जो ट्रेंड्स हैं वो इनकरेजिंग है। इस बार क्योंकि हमने थोड़ा सा ये आयकर जो विवरणी थी उसकी यूटिलिटी हमने नोटिफाई किया था अप्रैल के एंड में, तो इसलिए जो 31 जुलाई का जो ड्यू डेट थी उसको एक्सटेंड किया है 15 सितंबर तक। बट ITR 1 और ITR 4 और ITR 2 ये यूटिलिटीज़ ऑलरेडी अभी आ गई हैं और जिस तरह से जो टैक्स पेयर का जो रिटर्न फाइलिंग का जो ट्रेंड है वो इनकरेजिंग है। सर तकनीक का इस्तेमाल किया गया है, रेड फ्लैगिंग यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हम लोग फेसलेस असेसमेंट, ये सब जो तकनीक आई है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, उसका इम्पैक्ट क्या पड़ा है टैक्स कंप्लायंस को लेकर? आप लोगों का असेसमेंट कुछ हुआ है इस पर? बड़े इंकरेजिंग, बहुत इंकरेजिंग रिजल्ट्स आए। जैसे अगर विदित होगा कि जो फॉरेन एसेट्स थे उसमें करीब 29,000 करोड़ से ज़्यादा का फॉरेन एसेट डिक्लेयर हुआ और 1,000 करोड़ से ज़्यादा
कि फ़ॉरेन इनकम डिक्लेयर हुई। इसी तरह से जो हमने नज कैंपेन्स किए ATGGC को लेके 500 करोड़ से ज़्यादा का उसमें टैक्स रेवेन्यू इम्पैक्ट हुआ। इस बार पिछले हफ्ते हम लोगों ने ऑल इंडिया वेरिफिकेशन एक्सरसाइज डिडक्शन और एग्जेम्पशंस को लेके हमने किया है, जिसमें करीब हमने 150 से ज़्यादा ऐसे इंटरमीडिएटरीज़ को और फैसिलिटेटर्स जो थे जिन्होंने कि लोगों को भ्रमित कर रहे थे आयकर विवरणी में गलत डिडक्शन और एग्जेम्पशंस को क्लेम करने के लिए, उनको भी टैप किया है। वो उनको टैप हम आइडेंटिफाई कर पाए जो विभाग में AI टूल्स हैं, उसके बेसिस पे ट्रेंड्स और पैटर्न्स को देख के हमने उनको आइडेंटिफाई किया। सर, नए इनकम टैक्स लॉ जो कि संसद के सामने भी लंबित है, उस पर चर्चा भी होनी है। इसके पीछे का इंटेंट क्या है और किस तरह से हम एक सिंप्लीफाइड युग में प्रवेश करने जा रहे हैं, थोड़ा सा अगर इंटेंट को लेकर के आप कुछ बता पाएँ। जो नया बिल है उसमें सिर्फ 536 क्लॉजेस हैं और जो उसका साइज़ है वो करीब लगभग आधा हो गया है, और टेबल्स के रूप में 57 टेबल्स हैं, जिसमें कि इसी रूप से हम लोगों ने ईजी जहाँ पर हो कि प्रेजेंट करने में, जहाँ पर इंग्लिश सेंटेंसेस को भी कम किया है, छोटा किया है। और मेरा विश्वास है कि इससे करदाताओं को सहूलियत होगी टैक्स के प्रावधानों को इंटरप्रेट करने में और टैक्स कंप्लायंस बढ़ने में। फाइनली सर, 165 वर्षों की एक लंबी शानदार परंपरा रही है, और आयकर दिवस के मौके पर उन करदाताओं को आप क्या कहना चाहेंगे जो राष्ट्र निर्माण में, विकसित भारत के निर्माण में अपना ईमानदारी से योगदान दे रहे हैं? आपका कर जो है वो राष्ट्र निर्माण में सहयोग देता है, और जब हम विकसित भारत की हम बात कर रहे हैं तो हमको जब तक करदाता उसमें अपना सहयोग देगा तो विकसित भारत की तरफ हम अग्रसर होंगे। इकॉनमी बढ़ रही है, हम टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन को और बेटर बनाने के लिए भरसक प्रयत्न कर रहे हैं, और टैक्स पे सर्विसेज हमारा प्राइमरी अब एक ध्येय है। जितनी टैक्स पे ग्रीवेंसेस हैं उसको अब हम बहुत ही ज़्यादा सीरियसनेस के साथ उसको देखते हैं, और विभाग का हर एक अफसर और कर्मचारी अब ये उसका प्रयास है कि करदाता को हम अधिक से अधिक सर्विसेज दें, सहूलियत दें और उसी ग्रीवेंसेस को मिनिमाइज़ करें। तो इसी के साथ सबको शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सर बात करने के लिए। तो जो टैक्स पेयर सर्विसेज हैं, आने वाले दिनों में नए इनकम टैक्स लॉ के साथ और भी ज़्यादा सिंपल और भी ज़्यादा सहूलियत वाले होनी जा रही हैं। कैमरामैन मोहित पीके के साथ अजय मिश्र, DD न्यूज़, दिल्ली। और नाज़रीन, अब पेश है दिल्ली से शाया होने वाले उर्दू अखबारात का मुख्तसर जायज़ा। तो दिल्ली से शाया होने वाले उर्दू अखबारात की अहम सुर्खियों पर अगर नज़र डालें तो नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ के इस्तीफ़ा देने के बाद अब इलेक्शन कमीशन ने नए नायब सदर जमहूरिया के इंतखाब का अमल शुरू कर दिया है, और अब आइनी तकाज़ों के तहत इलेक्शन कमीशन की तैयारियों का आगाज़ कर दिया गया है और तारीख का भी बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया जाएगा। दूसरी खबर जान लेते हैं हम, जहाँ पर मानसून का इजलास चल रहा है और उसी के हवाले से ऑपरेशन सिंदूर पर लोकसभा में 28 जुलाई को और राज्यसभा में 29 जुलाई को बहस होगी, और दोनों ही के लिए 16-16 घंटे का वक्त तय किया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये खबर इसमें शाया हुई है। आगे बढ़ते हैं। चीन में वाक़े भारत के सिफारत खाने ने बुध को ऐलान किया है कि उनका मुल्क 24 जुलाई से चीनी शहरियों को सयाहती वीज़े जारी करना दोबारा शुरू कर देगा। आगे बढ़ते हैं। तेलंगाना में शदीद बारिश हो रही है और उसी के हवाले से यहाँ पर खबर है कि असला में सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई है और आवाम काफ़ी मुश्किलात का सामना वहाँ पर कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। कुछ बैनुल-अक़वामी खबरें भी जान लेते हैं, जहाँ इजराइल को फ़िलिस्तीनी इलाके में तबाहकुन इंसानी सूरत हाल के बाइस बढ़ते हुए बैनुल-अक़वामी दबाव का सामना करना पड़ रहा है। वहीं कई इमदादी एजेंसियों का ये कहना है कि गज़ा में शदीद कहत है और 100 से ज़ायद तंजीमों का इंतबाह है। 24 घंटों में भूख से 15 लोगों की वहाँ पर मौत हो गई है। बेहद बुरे हालात हैं इस वक्त फ़िलिस्तीन के। आगे बढ़ते हैं, जहाँ एक और आलमी इदारे सेहत के हवाले से ये खबरदार किया गया है कि चिकनगुनिया वायरस की एक बड़ी आलमी वबा फूटने का ख़तरा मौजूद है, और इसी के हवाले से ये ख़बर इसमें शाया हुई है। तो ये थी अखबारात की सुर्खियाँ जो हमने आपके लिए चुनी थी। और आगे बढ़ते हैं, जहाँ कुछ बैनुल-अक़वामी खबरें भी जान लेते हैं। ढाका के माइलस्टोन स्कूल एंड कॉलेज में तैयारा हादसे में ज़ख्मियों की मदद के लिए भारत आगे आया है।
भारत ने ढाका में ज़ेरे इलाज मुतासरीन के लिए माहिर डॉक्टरों, नर्सों और ज़रूरी आलात भेजे हैं। दिल्ली के 2 बड़े अस्पतालों राम मनोहर लोहिया और सफदरजंग अस्पताल के 2 भारतीय माहिरीन और एक नर्सिंग असिस्टेंट की टीम जो जलने वाले जख्मियों के इलाज में महारत रखती है, ढाका में 21 जुलाई को होने वाले तैयारा हादसे के मुतासरीन के इलाज के लिए ढाका पहुंच गई है। वो आज सुबह से ढाका के अस्पताल में अपना काम शुरू कर देंगे और उनका ये दौरा उस वक्त हो रहा है कि जब वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने बांग्लादेश को इस सानहा के तनाजुर में हर मुमकिन मदद और ताउन की यकीन दहानी कराई है। खेल की खबरों की बात करें तो भारत की बैनुल-अक़वामी मास्टर दिव्या देशमुख ने फेडे विमेंस वर्ल्ड कप के फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। उन्होंने साबिक आलमी चैंपियन तांग जोंग ई को सेमीफाइनल मुकाबले में 1.5 से 0.5 के फ़र्क से शिकस्त देकर टाइटल राउंड में रसाई हासिल कर ली है और इसके साथ ही दिव्या देशमुख इस टूर्नामेंट की तारीख में फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी भी बन गई हैं और इस जीत के साथ ही उन्होंने अपना पहला GM नॉर्म भी हासिल कर लिया है। 19 साल दिव्या ने सफ़ेद मोहरों के साथ खेलते हुए शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया और इसके साथ ही उन्होंने महिला कैंडिडेट्स शतरंज टूर्नामेंट 2026 में अपनी सीट पक्की कर ली है। वहीं फेडे वुमेन्स शतरंज वर्ल्ड कप के दूसरे सेमीफाइनल में भारत की ग्रैंड मास्टर कोनूरो हम्पी ने चीन की ली टैंगजी के दरमियान मुकाबला बराबरी पर ख़त्म किया। अब कोनोरू हम्पी आज टाई ब्रेक खेलेंगी। हम्पी के पास सफ़ेद मोहरें थीं लेकिन वो ली के मजबूत दिफा को तोड़ नहीं सकी और अब दोनों ही खिलाड़ी आज रैपिड और ब्लिट्स टाई ब्रेक गेम खेलेंगे और इससे पता चलेगा कि फाइनल में दूसरी पोजीशन किसको मिलेगी। और अब जान लेते हैं मुल्क भर के मौसम का हाल। और इसी के साथ ही हमारा खबरनामा यहीं ख़त्म होता है। हमारी पूरी टीम को इजाज़त दें। आदाब।